हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम रिवाइज करने वाला है चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें 8 एसएस कवर अप होते हैं। ऐसे 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550 और 610। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कम 10 टू 14 मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछने के चांसेस है। तो आईसीआई ने सेक्शन वाइज वेटेज दिया है, वो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 का साथ में दिया है 12 टू 18 मार्क्स इन टोटल। बट अगर हम चैप्टर 6 का 2 टू 4 मार्क्स का वेटेज, जिसमें ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कवर अप होता है, उससे अगर 2 टू 4 मार्क्स का वेटेज सोचे तो इस चैप्टर में से 10 टू 14 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन आने के चांसेस है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी बेसिक चैप्टर है, फाउंडेशन चैप्टर है, जिसके बेसिस पर और भी चैप्टर्स हम समझ पाएंगे, हम अच्छे से याद रख पाएंगे। जैसे कि चैप्टर 5 है, राइट, चैप्टर 8 में भी इसका रेफरेंस आता है, चैप्टर 9 में भी रेफरेंस आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बेसिस पर दूसरे चैप्टर्स आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, याद रह पाएंगे, राइट। तो ये अच्छे से करना जरूरी है हमारे लिए। ये जो रिवीजन वीडियोस है वो मैं अपनी नोट्स में से, जो आईसीआई मॉड्यूल में से ही कंपाइल की गई है, उसी में से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने 25 अप्रैल से पहले, 25 अप्रैल 2024 से पहले अगर नोट्स डाउनलोड की हुई है, राइट, तो फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। आरटीपी एमटीपी का रेफरेंस दे दिया, थोड़ा सा रीसफल किया था जहां पर जरूरत लगी थी, राइट। अगर आपने ऑलरेडी फिजिकल कॉपीज आपके पास है, प्रिंटेड कॉपीज है, तो आप उसी को रिफर करेंगे तो चलेगा, इतना बड़ा चेंजेस नहीं है। बट अगर आप सॉफ्ट कॉपीज को रिफर कर रहे हैं तो आप फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपने 25 अप्रैल 2024 से पहले डाउनलोड किया हुआ है तो, राइट। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 11 रिवाइज कर दिया है, होपफुली वो दोनों ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। तो चलिए चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस है वो स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 50 पर ये चैप्टर 4 दिया हुआ है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो ये जो चैप्टर है उसके रिवीजन के लिए मैं थोड़े से पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ताकि आपको टाइमली मैनर में ये वीडियोस है वो आपको अवेलेबल हो सके। इसीलिए जो ये पहला पार्ट है उसमें हम SF 500 ऑडिट एविडेंस है वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको कुछ भी कभी भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट। ऑडिट एविडेंस चैप्टर 4, जिसमें सबसे पहले हम समझने वाले हैं SF 500 ऑडिट एविडेंस। एसएस के नाम याद रखने जरूरी है, उनके नंबर और नाम, क्योंकि उसके भी मार्क्स रहते हैं। गलत नाम नहीं लिख कर आना है, वो ध्यान में रखना है, राइट। ऑलरेडी हमने SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग चैप्टर 1 में कवर अप किया था। चैप्टर 11 में SA 210 एग्रीइंग टू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट समझा था। SA 220 क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और SQC1 जो सिर्फ एक ही क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, राइट। तो ये 3 एसेस और एक SQC है, वो हमने समझ लिया है। अब हम आगे समझने वाले हैं चैप्टर 4 में से SF 500 की पूरी जो सीरीज है, 500 की सीरीज के यहाँ पर आपको 7 एसेस है वो चैप्टर 4 में दी है, और बाकी के 3 एसेस जो है वो चैप्टर 7 में कवर अप होते हैं, राइट। 560, 570 और 580 है वो चैप्टर 7 में कवर अप होता है। 540 जो है वो CA फाइनल में कवर अप होता है, राइट। तो ये जो सारे एसेस जो है इसमें 500 की सीरीज है वो ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड है। जो हमारा ऑडिट का मेन काम है वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस होने चाहिए। उसके लिए हम वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, तो वो क्या किस तरह से किया जाएगा वो SF 500 की सीरीज है वो हमें समझाती है। सबसे पहला ऐसे है SF 500 ऑडिट एविडेंस, राइट। चलिए वो समझते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस सबसे पहले दिया हुआ है, the information used by the auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, और उसके बेसिस पर हम अपना ओपिनियन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो वो जो ओपिनियन है वो कंक्लूजन, ओपिनियन के लिए जो हमारा कंक्लूजन बनना चाहिए, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर यूज करते हैं वो सारी चीजें ऑडिट एविडेंस है वो मानी जाएगी, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर to reach at the conclusion on which based the opinion is expressed, तो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑडिट एविडेंस होगी, राइट। ऑडिट एविडेंस includes both information contained in the accounting records underlying the financial statements and other information।
जो ऑडिट एविडेंस है उसके अंदर दोनों ही चीज कवर अप होती है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं तो वो भी ऑडिट एविडेंस का पार्ट है, एज वेल एज अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी ऑडिट एविडेंस का पार्ट है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जर्नल, सब्सिडरीज, बैंक स्टेटमेंट, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, कोई भी इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, वो सारी चीजें कवर अप हो जाती है। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए गए हैं बट वो ऑडिटर है वो यूज करता है टू कंक्लूड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो अपना ओपिनियन है उसको उसके ऊपर पहुंचने के लिए, जैसे मिनट्स की मीटिंग्स की मिनट्स जो है, राइट, तो वो अदर इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल हो गया। नीचे एग्जांपल दी है वो हम देखते हैं। Accounting records include the records of initial accounting entries and supporting records such as checks and records of electronic fund transfer। जहां से कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है तो वो इनिशियल रिकॉर्ड्स जो बनाए गए हैं और उनके जो सपोर्टिंग्स है इट इज एन ऑडिट एविडेंस। इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, the journal and subsidiary ledgers, journal entries and other adjustments to the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन जर्नल एंट्रीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब प्रिपेयर करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है उसमें जर्नल एंट्रीज पास किए बिना सीधे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसी में कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेप हो गया, डेप्रीशिएशन है या इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है, तो वो बिना जर्नल एंट्री पास किए बिना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये जो बताया है एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड थ्रू जर्नल एंट्रीज, तो वो भी पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस बन जाएगा, राइट। एंड records such as worksheets and spreadsheets supporting cost allocation, computation, reconciliation and disclosures, और कोई भी वर्किंग बनाया गया है स्प्रेडशीट्स, एक्सेल सीट वगैरह में तो वो भी ऑडिट एविडेंस बन जाएगा, राइट। वो किसके एग्जांपल्स है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हमें दिए है अदर इंफॉर्मेशन that authenticates the accounting records and also supports the auditor's rationale behind the true and fair presentation of the financial statements। अदर इंफॉर्मेशन कि जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी है उसके बारे में हमें सपोर्टिंग्स देते हैं, उसके बारे में हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो है उसमें डिसीजंस लिए जाता है, जैसे कि बोरोविंग्स करना है या नहीं, अमालगमेशन करना है या नहीं, तो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस है वो हमें मीटिंग्स के मिनट्स में से पता चल सकते हैं। वो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करते, फिर भी वो हम एज ऑडिट एविडेंस यूज करते हैं, राइट। रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स, जो ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड पेएबल्स है उनके पास से ऑडिटर है वो डायरेक्टली कंफर्मेशन मंगवाते हैं कि जो 31 मार्च का जो बैलेंसेस है वो बराबर है या नहीं। जो हम आगे समझने वाले हैं उसके लिए ऐसे 505 भी है, राइट। तो वो जो कंफर्मेशन मंगवाया जाता है उसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड की जाती है, राइट। तो वो सिर्फ ऑडिट एविडेंस है, वो अदर इंफॉर्मेशन का एज अदर इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस है। मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या है वो समझना भी जरूरी है, उसका टेस्टिंग करना भी जरूरी है। तो जो उसके लिए मैनुअल्स है, पॉलिसीज है, वो उसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं होते हैं, बट वो एक इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर जो इंटरनल ऑडिटर है वो रिपोर्ट देते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हमें पता चल सकती है जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए, एक्सटर्नल ऑडिट के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो उनका रिपोर्ट जो है वो भी हमारे लिए ऑडिट एविडेंस बन सकता है। तो अदर इंफॉर्मेशन में मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स है, रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी है, फिर इंटरनल कंट्रोल मैनुअल से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, वो उनके एग्जाम्पल बन सकते हैं। ओल्ड कोर्स में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इन्फॉर्मेशन के एग्जांपल्स पूछे हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये ऐसे टाइप के ऑडिट एविडेंस है वो यूज करते हैं ऑडिटर जो है। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस को दो टाइप में मेजरली डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन नेचर एंड बेस्ड ऑन सोर्स। नेचर के बेसिस पर तीन सब टाइप्स है, विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। विजुअल मतलब जो भी देखा, फॉर एग्जांपल फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो वो विजुअल ऑडिट एविडेंस बन गया। ओरल इंक्वायरी की, उनका रिस्पॉन्स मिला, वो ओरल ऑडिट एविडेंस बन गया। और डॉक्यूमेंट्री कोई भी हम डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, जैसे कि परचेज है, सेल्स इनवॉइस है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन गया। और सोर्स के बेसिस पर दो सब टाइप्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो भी क्लाइंट ने खुद जनरेट किए हैं एविडेंसेस वो इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस बन जाएंगे, जैसे कि सेल्स इनवॉइस बनाया, चालान्स उसके लिए बनाए, राइट, तो वो इंटरनल एविडेंसेस है। एक्सटर्नल एविडेंसेस जो क्लाइंट है उनको, उनकी थर्ड पार्टी के पास से क्लाइंट को एविडेंसेस मिले तो वो एक्सटर्नल एविडेंसेस हो जाएंगे, जैसे कि परचेज इनवॉइस, क्वोटेशंस मंगवाए हैं, जो भी गुड्स रिसीव हुए हैं उनके चालान वगैरह, राइट। तो ये दो मेजर टाइप्स और उनके सब टाइप्स थे ऑडिट एविडेंसेस के।
depending upon the nature, visual. For example, observing physical verification of inventory conducted by the client's staff. हम अगर चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लाइंट का स्टाफ है वो प्रॉपरली इन्वेंटरी काउंट कर रहा है या नहीं, तो दैट इज एन विजुअल ऑडिट एविडेंस. Oral, for example, discussion with management and various officers of the client. Documentary, for example, fixed deposit certificate, loan agreement, sales bill, etc. Simple. And depending upon the source, internal evidence, evidence which originates within the organization is being audited. Internal evidence. For example, sales invoice, copies of sales challan and forwarding notes, goods received note. Goods received note तब बनाई जाती है जो भी goods purchase किया है वो जब क्लाइंट की प्रीमाइस में एंटर होते हैं तब गुड्स उतना है या नहीं, आया है या नहीं, उसके लिए जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो जनरली काउंट करके गुड्स रिसीव्ड नोट बनाते हैं, तो वो भी इंटरनल एविडेंस बन जाएगा. इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो जो क्वांटिटी है, क्वालिटी उनकी चेक करने के लिए रिपोर्ट जो बनाया गया है, क्वालिटी अगर चेक करेंगे वो भी हमारे लिए एविडेंस हो सकता है. हम क्वालिटी बराबर है या नहीं वो चेक नहीं करेंगे, बट उससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में वो गुड्स रिसीव हुए हैं या नहीं, वो परचेज एक्चुअल में ट्रांजैक्शन है वो अकर हुआ है या नहीं. कॉपीज ऑफ कैश मेमो, कैश अगर किसी को पे किया है तो चालान बनाया. डेबिट या क्रेडिट नोट एक्सेट्रा. डेबिट या क्रेडिट नोट है वो दोनों ही केस में आ सकते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, क्योंकि डेबिट क्रेडिट नोट अगर क्लाइंट खुद जनरेट करते हैं तो वो इंटरनल एविडेंस बन जाएगा ऑडिटर के लिए. अगर वो किसी पार्टी के पास से क्लाइंट को मिली है डेबिट या क्रेडिट नोट तो वो एक्सटर्नल एविडेंस बन जाएगा ऑडिटर के लिए, राइट. External evidence, the evidence that originates outside the client's organization is external evidence. For example, purchase invoice, suppliers challan and forwarding note, debit note and credit note coming from parties, quotations. जब भी purchase करना होता है तो quotations मंगवाता है, competitive quotation होगा, उन्हीं को generally वो जो contract है वो दिया जाता है. Confirmation, third parties के पास से अगर हम confirmation मंगवाएंगे तो वो भी external evidence बन जाएगा, etc. Simple. चलिए. Important note, the auditor should try to match internal and external evidence as far as practicable. Where external evidence is not readily available to match, the auditor should see as to what extent the various internal evidences corroborate one another. हमें internal evidences और external evidences को match करना चाहिए ताकि हमें उसके ऊपर ज़्यादा confidence है. For example, यहाँ पर बताया है कि purchase invoice जो है, राइट, वो एक्सटर्नल एविडेंस है, तो परचेज इनवॉइस और जो गुड्स रिसिप्ट नोट है कि कितना गुड्स रिसीव हुआ वो इंटरनल एविडेंस है, तो उन दोनों को मैच कर सकते हैं. क्या दोनों में क्वांटिटी मैच हो रही है? अगर हाँ तो हमें परचेज का जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, जो क्वांटिटी रिसीव हुई है उसके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा. अगर वो इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट, तो उस केस में हम जो भी वेरियस इंटरनल एविडेंसेस है उनको मैच करना ट्राई करेंगे. जैसे कि सेल्स इनवॉइसेस है, तो सेल्स इनवॉइसेस में कोई भी एक्सटर्नल एविडेंस नहीं होगा, सेल्स के रिगार्डिंग नहीं होगा, तो सेल्स इनवॉइसेस में हम चालान के साथ चेक कर सकते हैं, जो भी डिस्पैच रिपोर्ट है उसके साथ चेक कर सकते हैं, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअल में गुड्स गया है या नहीं. तो वो सारे ही इंटरनल एविडेंसेस अगर मैच हो रहे हैं देन उसके ऊपर हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको केस सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट है उसको भी अप्लाई करना जरूरी हो सकता है. हाँ, आप उसकी वजह से स्ट्रेस मत लीजिएगा, बट आप अच्छे से समझिएगा भी जरूरी, सिर्फ रट्टा मार के नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको समझना भी जरूरी होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज भी करना पड़ेगा. और 50% ऑफ द पेपर वुड बी लाइक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर, राइट. जो ओल्ड कोर्स में सिर्फ नॉलेज बेस्ड मोस्ट ऑफ द पेपर था वो नॉलेज बेस्ड रहता था, अब थोड़ा सा वो एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकता है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट. चलिए, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस है वो रिलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए. रिलेवेंस और रिलायबिलिटी है उस वजह से क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस बनती है, और क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है उसको क्या रेफर किया जाता है? एप्रोप्रिएटनेस. और हमारा जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो उसके एप्रोप्रिएटनेस के लिए रिलेवेंस और रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस है वो मैटर करती है. जो ऑडिट एविडेंस है वो रिलेवेंट होना चाहिए, हम जो प्रोसीजर करना चाहते हैं, हमें जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, राइट, हमें जो असर्शन चेक करना है उसके लिए वो ऑडिट एविडेंस है वो रिलेवेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, राइट, तभी हम वो काम का होगा, बाकी तो हमारे लिए वो यूजलेस हो जाएगा. रिलायबिलिटी, ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल होना चाहिए, कहाँ से मिला है, राइट, किसने जनरेट किया है, उसके ऊपर किसके कितने कंट्रोल्स थे, राइट, वो सारी चीजें मैटर करेगी. नेचर एंड सोर्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस है वो मैटर करेगा रिलायबिलिटी के लिए. तो जो हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस देखे वो हमारे लिए रिलायबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट बेस फाउंडेशन बनेगा. चलिए वो समझते हैं.
रिलेवेंस दिया हुआ है, इट डील्स विथ लॉजिकल कनेक्शन विथ और बेरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड वेयर अप्रोप्रिएट द असर्शन अंडर कंसिडरेशन। जो भी ऑडिट प्रोसीजर करनी है या फिर जो भी असर्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं उस ऑडिट एविडेंसेस को, उसके बेसिस पर वो रिलेवेंट है या नहीं वो माना जाएगा। ऑडिट एविडेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, सारे ही काम के हो सकते हैं, बट जो प्रोसीजर जिसके लिए करनी है उस प्रोसीजर के लिए वो जो भी एविडेंस है वो रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे कि अभी हम जो रिवाइज कर रहे हैं वो हम सिर्फ एमसीक्यूज या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं पढ़ रहे, दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो चीज है वो दोनों के लिए रिलेवेंट होगी। बट अगर मैं आपको कोई भी एक केस सिनारियो सोल्व करवा रहा हूँ, एमसीक्यू बेस्ड केस सिनारियो, राइट, तो वो सिर्फ आपके लिए एमसीक्यू सोल्व करने में ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, उसी के लिए रिलेवेंट होगा, राइट। मैं सिर्फ आपको करेक्ट इनकरेक्ट समझा रहा हूँ तो वो सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट सोल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पर अब तो वो जो न्यू स्कीम है उसमें तो पूछने नहीं वाला है करेक्ट इनकरेक्ट, तो वो कुछ आपका काम का नहीं हो सकता। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी वो मैं डिस्क्रिप्टिव समझा रहा हूँ तो उसमें से भी अगर एमसीक्यूज आएंगे या फिर और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन समझना रिलेवेंट प्रोसीजर है, बट एमसीक्यूज को समझना उसके बेसिस पर डिस्क्रिप्टिव लिख पाएंगे तो वो रिलेवेंट प्रोसीजर नहीं है। तो रिलेवेंस है वो लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, जो भी ऑडिट प्रोसीजर चल रही है कर रहे हैं या फिर जो भी असर्शन हमें उसके ऊपर हमें काम करना है, राइट। For example, if the purpose of an audit procedure is to test for overstatement in the existence or valuation of accounts payable, testing the recorded accounts payable may be relevant audit procedure। अगर हमें ये चेक करना है कि जो ट्रेड पेएबल्स है, राइट, उसमें ओवर स्टेटमेंट है या नहीं, तो ओवर स्टेटमेंट चेक करने के लिए जो पूरा लिस्ट है ट्रेड पेएबल्स का जो ऑलरेडी अकाउंट्स में लिखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है, उसी को चेक करेंगे कि उसमें कोई गलत नहीं होने, उसमें कोई ज्यादा नहीं है ना, वो हमारे लिए रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर बन जाएगी। वो जो लिस्ट है वो रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस बन जाएगा। On the other hand, when testing for understatement in the existence or valuation of accounts payable, testing the recorded accounts payable would not be relevant। बट अगर हमें अंडरस्टेटमेंट देखना है कि कौन सा रिकॉर्ड नहीं हुआ है या फिर कौन सी अमाउंट है वो रह गई है, तो उसके लिए हम जो लिस्ट है जो अकाउंट्स में लिखा गया है वो नहीं चेक कर सकता क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। बट हमें क्या चेक करना होगा, जो इनवॉइसेस रिकॉर्ड करना बाकी है, कोई ऐसे इनवॉइसेस है क्या एक्सटर्नल पार्टी जो ट्रेड पेएबल्स है उनके पास से कोई कंफर्मेशन, उनके पास से कोई रिपोर्ट मिला है, उनको हम अकाउंट्स के साथ मैच करेंगे, राइट, तब पता चलेगा कि कोई अंडरस्टेटमेंट नहीं है। तो अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट दो अलग अलग प्रोसीजर हो गए, भले ही ट्रेड पेएबल्स के लिए ही था, बट दो अलग अलग प्रोसीजर हो गए, दो अलग अलग हमारा असर्शन बन गया। तो हमारी ऑडिट प्रोसीजर और उनके लिए ऑडिट एविडेंसेस है वो उसका रिलेवेंस है वो चेंज हो गया, राइट, समझ में आ रहा है। But testing such information as subsequent disbursement, unpaid invoices, supplier statement and unmatched receiving reports may be relevant। पर जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो हमें चेक करना है, तो जो दूसरे एविडेंसेस है वो हम चेक करेंगे। वो लिस्ट को चेक करने से कुछ फायदा नहीं होगा। क्लियर? ये जो एग्जांपल था उसमें से ओल्ड कोर्स में करेक्ट इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इस टाइप का डिस्क्रिप्टिव या फिर कुछ एमसीक्यू आपको बनाकर पूछ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है, राइट। रिलायबिलिटी, reliability of information to be used as audit evidence and therefore of the audit evidence itself is influenced by its source and its nature and the circumstances under which it is obtained, including the control over its preparation and maintenance where relevant। इसका नेचर एंड सोर्स क्या है ऑडिट एविडेंस का, उसके ऊपर डिपेंडेबल है, प्लस जो इंटरनल कंट्रोल्स थे उनको जनरेट करने में, राइट, और जो सर्कमस्टांसेस थी उसके बेसिस पर वो रिलायबल है या नहीं वो माना जाएगा। तो उसके लिए 5 जनरलाइजेशन बताए गए हैं कि 5 जनरलाइजेशन हो सकते हैं। अगर सोर्स की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंसेस हो सकते हैं, राइट। तो एक्सटर्नल एविडेंसेस है वो जनरली मोर रिलायबल होते हैं क्योंकि जो एक्सटर्नल पार्टी है उनको कोई भी मतलब नहीं होता कि जो भी क्लाइंट है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उनसे उनके ऑपरेशन से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जनरली एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल, but internal evidences are also reliable when internal controls are operating effective, right। मतलब अगर internal control अच्छा है तो internal evidences भी सही होंगे, उसमें कोई misstatement नहीं होगा, right। तो ये 2 जनरलाइजेशन बन गया। थर्ड, अगर हम नेचर की बात करें तो उसमें विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। तो उसमें से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो सबसे ज्यादा रिलायबल है क्योंकि वो हम डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी उसका रेफरेंस ले सकते हैं, राइट। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर मोर रिलायबल। फिर ओरिजिनल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल क्योंकि अगर फोटोकॉपी से स्कैन किया हुआ है तो उसमें तो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, राइट। तो वो तो ऑडिटर है वो खुद नहीं चेक कर पाएगा क्योंकि फैब्रिकेशन या फिर जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट है,
राइट, वो ऑडिटर के स्कोप में कवर अप नहीं होता है, उनकी लिमिटेशन भी बन जाएगी, वो हमने चैप्टर 1 में समझा हुआ है, राइट। तो ओरिजिनल एविडेंसेस है आर मोर रिलायबल। एंड लास्ट, अगर कोई भी एविडेंस है वो डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द ऑडिटर होगा तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, रादर देन उसमें कोई भी थर्ड पार्टी या क्लाइंट का कुछ इंटरवेंशन होगा, राइट। तो ये 5 जनरलाइजेशन है रिगार्डिंग द ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी। तो चलिए वो इन डिटेल देखते हैं। The following generalization about the reliability of the audit evidence may be useful. The reliability of audit evidence increased when it is obtained from independent source outside the entity. External evidence ज़्यादा reliable है. Reliability of audit evidence is generated internally is increased when the related controls, including those of its preparation and maintenance imposed by entity, are effective. Internal controls effective है. Audit evidence obtained directly by the auditor, for example, observation of the application of control, is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by interference, for example, inquiry about the application of control. ऑडिटर ने जो एविडेंस खुद लिए है वो ज्यादा, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड एविडेंसेस है वो ज्यादा रिलायबल होंगे, रादर देन किसी का इंफियरेंस है उसमें। अगर वो खुद एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स चेक करेगा तो वो ज्यादा रिलायबल है, सिर्फ पूछेगा कि भाई कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं, उनसे ज्यादा रिलायबल पूछेगा। Audit evidence in documentary form, whether paper, electronic or other medium, is more reliable than evidence obtained orally. For example, a contemporaneously written record of a meeting is more reliable than subsequent oral representation of the matter discussed. Meeting में जो हो रहा है वो साथ में मिनट लिखते गए, राइट, वो ज्यादा रिलायबल है rather than मीटिंग हो जाने के बाद रिप्रेजेंटेशन मिला, राइट। Audit evidence obtained as original documents is more reliable than audit evidence obtained as photocopies or facsimils. Facsimils मतलब कि वो जो पहले बुक में वो जो इनवॉइसेस बनाते थे जिसमें कार्बन पेपर रखते वो जो कॉपी निकलती थी वो facsimils है। Or documents that have been filmed, digitized or otherwise transformed into electronic form, because in that case the reliability of which may depend on control over it, their preparation and maintenance. जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल एविडेंसेस है वो ज्यादा रिलायबल है, राइट। अगर वो किसी तरीके से फोटोकॉपीज वगैरह किया गया है तो उसके जो कंट्रोल्स है, वो तो प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसके ऊपर हमें रिलाई करना होगा। अगर वो अच्छे है तो उस एविडेंसेस के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये 5 जनरलाइजेशन है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज, दैट इज एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल. Internal evidences are reliable if internal controls are operating effectively. Documentary evidences are more reliable. Directly obtained or by the auditor evidences are more reliable, right? And last, original evidences are more reliable. Generalization about the reliability of various kinds of audit evidence are subject to important exceptions. Even when the information to be used as audit evidence is obtained from sources external to the entity, circumstances may exist that could affect its reliability. For example, external sources may not be knowledgeable or related to the entity. ये जो जनरलाइजेशन है उसके भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, राइट। वो जो सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशन के ऊपर हमें डिसाइड करना होगा कि ये एविडेंस है वो रिलायबल है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि एक्सटर्नल एविडेंसेस आर जनरली मोर रिलायबल, बट अगर वो रिलेटेड पार्टी से या फिर वो जो पार्टी है वो नॉलेजेबल नहीं है तो उनके पास से मिला हुआ ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल नहीं होगा, तो उसे भी हमें कंसिडर करना होगा। एक्सेप्शंस के साथ वो जनरलाइजेशन को हम कंसिडर करके रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है वो डिसाइड कर पाएंगे, राइट। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा तभी हम उसी के बेसिस पर हम अपने ओपिनियन पर पहुंच पाएंगे। सफिशिएंट मतलब कि क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, और जो अप्रोप्रिएटनेस है मतलब कि क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। Sufficiency is the measure of quantity of audit evidence. Factors affecting auditor's judgment as to sufficiency of audit evidence. ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट है या नहीं, राइट, या फिर कितने सफिशिएंट होंगे, तो उसके लिए यहाँ पर 3 फैक्टर्स है, वो 3 फैक्टर्स के बेसिस पर सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस है वो डिसाइड की जा सकती है। सबसे पहला फैक्टर है मटेरियलिटी। अगर जो असर्शन है वो ज्यादा मटेरियल है तो ज्यादा एविडेंसेस चाहिए होंगे, लेस मटेरियल तो लेस एविडेंसेस। Less material assertion, less evidences are required. More material assertion, more evidences are required. फिर सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितने हो सकते हैं, कंट्रोल्स या फिर इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क या फिर इनहेरेंट रिस्क, जो हम इन डिटेल चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो वो जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, अगर वो जो रिस्क हमें लग रहा है कि ज्यादा है तो हमें ज्यादा एविडेंसेस चेक करने होंगे, अगर वो रिस्क कम लग रहा है तो कम एविडेंसेस चाहिए होंगे।
lower risk of material misstatement, less evidences are required. Higher risk of material misstatement, more evidences are required. सीए में ज्यादा रिस्क है फेल होने के, तो आप ज्यादा पढ़ते हैं, सिंपल राइट। पहले 12th तक इतना रिस्क नहीं था तो आप कम पढ़ते थे। वैसे ही यहाँ पर भी रिस्क अगर ज्यादा एविडेंसेस, रिस्क अगर कम एविडेंसेस। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है उनकी साइज और कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। स्मॉलर इन द साइज एंड मोर होमोजीनियस, एक टाइप के ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस है तो उसमें कम एविडेंसेस चाहिए होंगे। अगर लार्जर इन द साइज है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और उसमें हेट्रोजीनियस मतलब कि अलग अलग टाइप के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस है तो उसमें ज्यादा एविडेंसेस चेक करने होंगे। Smaller, more homogeneous population, less evidences are required. Larger, more heterogeneous population, more evidences are required. सिंपल। तो ये तीन फैक्टर्स है वो सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस है उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मटीरियलिटी, अगर मटीरियलिटी ज्यादा है तो मोर एविडेंसेस, मटीरियलिटी असर्शन की कम है तो लेस एविडेंसेस। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क अगर ज्यादा है मोर एविडेंसेस, रिस्क अगर कम है लेस एविडेंसेस। और जो थर्ड फैक्टर है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, स्मॉलर इन द साइज और होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस है तो उसमें लेस एविडेंसेस चाहिए, और अगर लार्जर इन द साइज और हेटेरोजीनियस ट्रांजैक्शंस है तो वहां पर मोर एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड। तो ये तीन फैक्टर से इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, और क्वालिटी है वो रिलायबिलिटी और रिलेवेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पर डिसाइड की जा सकती है। Audit evidence comprises both information that supports and corroborate management's assertion and any information that contradicts such assertion. जो ऑडिट एविडेंस है वो जो मैनेजमेंट ने बताया है उनके जो असर्शंस है उनको अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी ऑडिट एविडेंस है, और अगर वो उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब कि मैनेजमेंट और कुछ कह रहा है ऑडिट एविडेंस में कुछ और लिखा हुआ है तो वो जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो भी ऑडिट एविडेंस है। वो किसका ऑडिट एविडेंस है? मिसस्टेटमेंट का ऑडिट एविडेंस है कि यहाँ पर मिसस्टेटमेंट्स है और ये मिसस्टेटमेंट्स है तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड करना कि मॉडिफाइड ओपिनियन देना है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इनवॉइस है उसमें एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हैं और जो इनवॉइस है उसमें वाई लिमिटेड का नाम लिखा हुआ है और वो रिकॉर्ड भी किया हुआ है, तो अगर हम देखेंगे कि पूछा कि भाई यहाँ पर ये वाई लिमिटेड का इनवॉइस क्यों है, वो कुछ भी बहाना बना रहे, कुछ भी बता रहे, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे, तो वो भी एक ऑडिट एविडेंस है और उसके बेसिस पर हमें ज्यादा चेकिंग करना होगा, हमारी जो ऑडिट प्रोसीजर होगी उसको हमें चेंज करना होगा। तो अगर कोई भी एविडेंस है वो मैनेजमेंट के असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, कोरॉबरेट कर रहा है, दैट इज आल्सो एन ऑडिट एविडेंस, और अगर कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वो भी ऑडिट एविडेंस है। एंड सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन इन सम केसेस द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू प्रोवाइड अ रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड बाय द ऑडिटर एंड देयरफॉर आल्सो कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस। अगर कहीं पर इंफॉर्मेशन हमने मांगी राइट फिर भी मैनेजमेंट ने नहीं दी, एब्सेंट है, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो वो भी ऑडिट एविडेंस है और वो भी एक मिसस्टेटमेंट हो सकता है। इससे हम शायद लग रहा है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो मैं क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो शायद एक्सप्रेस करना हो सकता है। तो अगर कोई भी एविडेंस है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है मैनेजमेंट के असर्शन को या फिर कोई एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन है तो वो दोनों ही चीजें जो है वो भी अपने आप में एक एविडेंस है, वो भी हमें कोई एक एविडेंस दे रहा है जिसके बेसिस पर हम कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं राइट। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने पुराने नोट्स थी उसमें नहीं था, मैंने एडिशन किया है जो 25 अप्रैल को जो मैंने नोट्स आपके ये रिवीजन वीडियोस के साथ रिलीज किया, क्योंकि ये एमटीपी में ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा हुआ है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मतलब, पर इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे कम लग रहे थे। ये मॉड्यूल में ही दिए हुए हैं ये दोनों जो पॉइंट्स है राइट, बट ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, बट इसमें से भी अच्छा क्वेश्चन बनाया है एमटीपी 1 में जो क्वेश्चन है राइट, ये मैंने रेफरेंस भी दिया 3A जो है राइट। तो ये दो छोटे पॉइंट्स है उसमें से बनाया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी वो बना रहे पूछ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। चलिए फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि आपको याद रह सके, समझ में भी आ सके। चलिए अब ऑडिट प्रोसीजर्स देखते हैं कि जिसके बेसिस पर हम ऑडिट एविडेंसेस है वो ऑब्टेन करते हैं। तो जो ऑडिट प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले किया जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ऑडिटर है वो रिस्क असेस करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कितने हैं, कि रिस्क कितना है, जिसके बेसिस पर वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर पाएगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा उसके बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की जाएगी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है वो फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑडिट में तो करना ही चाहिए, बाकी के साल में करना या ना करना वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का जो डेफिनेशन मीनिंग दिया हुआ है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल राइट। हमें रिस्क को असेस करना है
थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ये इन डिटेल ऐसा 315 में कवर अप होता है जो चैप्टर 3 में दिया हुआ है। वो जो रिस्क असेस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, कौन से एरियाज जो है वो रिस्की है, उसके बेसिस पर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें कवर अप होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, उसमें कंट्रोल्स जो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के टाइम पे जो हमने कंट्रोल्स समझे उसको यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या वो जो कंट्रोल डिजाइन की है क्या वो एक्चुअल में इंप्लीमेंटेड है या नहीं। तो वो कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है वो यहाँ पर चेक की जाएगी, राइट। वो कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, वो कंट्रोल्स के बेसिस पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर की जाती है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है उसमें इन डिटेल चेकिंग किया जाता है, राइट। जो कंट्रोल्स है उसको समझेंगे, देखेंगे उसकी एप्लीकेशन, उसके बेसिस पर हम जो इन डिटेल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, राइट। परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस देखना, तो वो सारी चीजें सब्सटेंटिव प्रोसीजर होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो लाइन आइटम्स है उसमें मिस स्टेटमेंट कहाँ पर हो सकते हैं वो चेक करना, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कवर अप होता है। उसके अंदर दो चीजें कवर अप होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स है उसमें वाउचिंग और वेरिफिकेशन किया जाता है। वाउचिंग मतलब कि जो ट्रांजैक्शन है उनको चेक किया जाएगा तो उसे टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज वाउचिंग कहा जाता है। और अगर जो अकाउंट बैलेंसेस है उनको वेरीफाई करेंगे तो टेस्ट ऑफ बैलेंसेस दैट इज वेरिफिकेशन कर सकता है। और जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है मतलब कि एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा है, उसके बेसिस पर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बराबर है या नहीं वो चेक किया जाएगा, जिसमें कंपैरिजन हो सकता है, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस वगैरह हम कर सकते हैं। उसके लिए भी पूरा ऐसे है ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, राइट। तो ये प्रोसीजर होती है ऑडिट प्रोसीजर में। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की जाती है, उसके बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें कवर अप होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक करेंगे, उसके बेसिस पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर की जाएगी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना कंपलसरी है, राइट। और ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कवर अप होता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में वाउचिंग और वेरिफिकेशन कवर अप होता है, दैट इज टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ बैलेंसेस। क्लियर। ये जो रिस्क असेस किया जाता है वो एज पर ऐसे 315 किया जाता है, और वो जो रिस्क असेस किया है उसको एड्रेस किया जाएगा थ्रू ऐसे 330, राइट। ऐसे 330 जो है उसी में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करनी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो इन डिटेल समझाया है। और ये जो दोनों चीजें कवर अप होती है वो चैप्टर 3 में दिया हुआ है, राइट। बट यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें ऑडिट एविडेंसेस ही लेने हैं, तो वो जो ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं वो क्या होंगे वो सारी चीजें हमें यहाँ पर समझाएगा। चलिए इसका ब्रीफ दिया है तो वो समझ लेते हैं। Risk assessment procedure, it refers to the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including its internal control, to identify and assess the risks of material misstatement, whether due to fraud or error. Material misstatement है उसके साथ fraud और error तो साथ में आता ही है। At the financial statement and assertion level, right? ये definition important है, ये chapter 3 में भी आएगी, आपको ये याद रखना जरूरी है। Audit procedure perform to obtain understanding of the entity and its its environment, including its internal control, to identify and assess the risks of material misstatement at the financial statement and assertion level. फिर further audit procedure which comprises test of controls when required by SS or when the auditor has chosen to do so. जब भी रिक्वायर्ड है एसएस के हिसाब से या फिर ऑडिटर को लगता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना चाहिए। It may be defined as an audit procedure designed to evaluate the operating effectiveness of controls in preventing or detecting and correcting material misstatement at the assertion level. जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उसका पर्पस क्या होता है कि जो मिसस्टेटमेंट है उसको प्रिवेंट करे या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट करे। प्रिवेंट करे मतलब कि मिसस्टेटमेंट होने ही ना दे, और डिटेक्ट करके करेक्ट करना मतलब कि उसमें जो मिसस्टेटमेंट हुआ है वो ढूंढना और उसको करेक्ट करना, वो मिसस्टेटमेंट को सुधारना, रेक्टिफाई करना। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल से वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो चेक करने का काम हम करेंगे इन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, राइट। जैसे कोई भी कंट्रोल होता है ना तो वो प्रिवेंट करता है या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा है कि मैं फॉर एग्जाम्पल परचेस में अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह परचेस की मैं करता हूँ और मुझे राइट है कि मैं 10,000 तक की एंट्रीज है वो 10,000 तक की परचेस का ही मैं एंट्री कर सकता हूँ। तो मेरी जो अगर सिस्टम है उसमें मैं अगर लॉगिन करता हूँ मेरा नाम से, राइट, तो उसमें मुझे 10,000 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा। 10,000 से एक भी रुपए का ज्यादा ट्रांजैक्शन की एंट्री मैं नहीं कर सकता।
दैट इज द प्रिवेंटिव कंट्रोल, मतलब कि कुछ मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, मिसस्टेटमेंट्स को रोक रहा है, पहले से ही रोक रहे हैं, दैट इज द प्रिवेंटिव कंट्रोल। बट अगर सिस्टम है वो नहीं रोकता है, मैं 10,000 15,000 20,000 किसी भी एंट्रीज, कोई भी अमाउंट की एंट्रीज कर सकता हूँ, राइट, बट मेरे जो मैनेजर है वो एवरीडे चेक करते हैं कि कितनी एंट्रीज मैंने की है, उसको अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। तो अगर वो हर रोज चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा कि वो अगर कुछ भी मिस स्टेटमेंट, मैंने अगर 10,000 का मुझे पता है कि मुझे सिर्फ 10,000 की एंट्रीज ही 10,000 तक की ही एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, फिर भी मैंने अगर उससे ज्यादा की एंट्रीज अगर रिकॉर्ड की होगी तो वो मेरा मैनेजर है वो रिजेक्ट कर देगा। तो यहां पर क्या हो सकता है कि ये जो मिस स्टेटमेंट है वो क्या होगा, डिटेक्ट करके करेक्ट करेंगे। वो जो मिस स्टेटमेंट मिला, अगर मैंने 15,000 की एंट्री कर दी है तो वो रिजेक्ट करेंगे, तो वो 15,000 की एंट्री उनको मिली, दैट इज द डिटेक्शन, और वो रिजेक्ट करेंगे, दैट इज द करेक्शन, राइट। तो कंट्रोल्स है वो प्रिवेंटिव होने चाहिए या फिर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग होने चाहिए। तो ऐसा कंट्रोल्स है या नहीं, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना, दैट इज द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर including test of details and substantive analytical procedure. Substantive procedure are designed to detect material misstatement at the assertion level. वहां पर हमें जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है उसका काम है कि assertion लेवल पर क्या मिसस्टेटमेंट है वो हम डिटेक्ट करें, राइट, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो प्रोसीजर है, रिस्क असेसमेंट है या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑडिट प्रोसीजर है जो हम परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारा जो रिस्क असेसमेंट है या फिर कंट्रोल टेस्टिंग या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो हम कर सकते हैं। 7 अलग अलग प्रोसीजर्स दी गई है, वो 7 अलग अलग प्रोसीजर्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है या फिर असेट्स है उनको हम फिजिकली वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, दैट इज द इंस्पेक्शन। फिर है ऑब्जर्वेशन, एंटिटी का जो स्टाफ मेंबर है वो लोग कोई भी कंट्रोल्स फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। देन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी है उनको हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स, तो वो कंफर्म करेंगे, दैट इज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। रिकैलकुलेशन, ऑलरेडी एंटिटी ने जो कुछ चीजें कैलकुलेट करके रखी है उसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे ताकि उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन मिले। देन रीपरफॉर्मेंस, ऑडिट कोई भी प्रोसीजर है, एक्टिविटी है जो मैनेजमेंट ने अपने इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज के हिसाब से, इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से कुछ कर दिया है, वो हम फिर से परफॉर्म करेंगे ताकि उसके ऊपर हमें सेटिस्फेक्शन मिले, राइट, दैट इज द रीपरफॉर्मेंस। एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा है उन दोनों को कंसीडर करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर हम सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं, कंपैरिजन रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। एंड इंक्वायरी, इंक्वायरी में मैनेजमेंट है या फिर ऑफिसर्स जो भी है, जो भी पर्सन एंटिटी में काम करते हैं उनको हम कुछ भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनका जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो सारी चीजें इंक्वायरी में कवर अप होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो ये 7 प्रोसीजर हम कैसे करेंगे वो समझते हैं क्या है वो। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग records or documents whether internal or external in paper form, electronic form or other media, or a physical examination of an asset। हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे या फिर जो असेट है उनका फिजिकल एग्जामिनेशन हम खुद करेंगे तो वो इंस्पेक्शन बन जाएगा, राइट। डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, कुछ भी इंटरनल हो या एक्सटर्नल। An example of inspection used as a test of control is inspection of records for evidence of authorization। अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें ऑथोराइज्ड है या नहीं, ऑथोराइजेशन है या नहीं, इसके लिए हम जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें साइन है या नहीं वो चेक करें, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्पेक्शन। और वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए चेक करें क्योंकि जो ऑथोराइजेशन है वो पार्ट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो कंट्रोल्स प्रॉपरली है या नहीं, ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं, वो हम चेक करेंगे, दैट इज द इंस्पेक्शन। The auditor of the company used an audit procedure according to which complete documents and records of the company were checking in detail in order to obtain audit evidence. It is an inspection. In detail हम चेक करेंगे कि सब कुछ बराबर है या नहीं, तो वो audit evidence हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो वो इंस्पेक्शन हो जाएगा। इंस्पेक्शन है वो कुछ एसेशंस के लिए, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ चीज़ों के लिए हम वो प्रोसीजर कर सकते हैं, बट सारी चीज़ों के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें देखना है कि बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में दिखाई है, फॉर एग्जाम्पल ₹100 करोड़, राइट, तो वो 100 करोड़ की बिल्डिंग एक्चुअल में है या नहीं, उसके लिए हमने देखा कि भाई एग्जिस्ट करती है या नहीं वो बिल्डिंग, वो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, उसके लिए हमने जो किया वो इंस्पेक्शन हो जाएगा, राइट। वो जो बिल्डिंग है वो क्या कंपनी के नाम पर ही है, दैट इज द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या उसके ऊपर कंपनी का ही राइट है या नहीं, वो चेक करने के लिए उसका टाइटल डीड्स हम चेक करेंगे, दैट इज एन इंस्पेक्शन, राइट। बट अगर उसमें डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया है वो हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नॉट एन इंस्पेक्शन, राइट, वो इंस्पेक्शन नहीं है, वो रिकैलकुलेशन हो जाएगा। तो जो वैल्यू बराबर है नहीं वो चेक करने के लिए हमने जो ऑडिट प्रोसीजर की वो इंस्पेक्शन नहीं है, मतलब कि सारे ही एसेशंस के लिए, सारे ही चीजों के लिए
हम इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजों के लिए, कुछ असर्शंस के लिए वो हो पाएगा, जैसे कि एग्जिस्टेंस है, जैसे कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, वैसे। क्लियर? चलो, फिर है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसकी प्रोसेस प्रोसीजर्स को चेक करना, उसको ऑब्जर्व करना, राइट, वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। The auditor's observation of inventory counting by the entity's personnel or of the performance of control activities। जो एंटिटी के पर्सनल है वो इन्वेंटरी काउंटिंग कर रहे हैं और ऑडिटर उसको देख रहा है कि वो बराबर काउंटिंग कर रहे हैं या नहीं, या फिर जो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी वो प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो वो ऑब्जर्वेशन है। खुद अगर काउंट करेगा ऑडिटर तो वो इंस्पेक्शन है, राइट। ये उन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। कंट्रोल से वो प्रॉपर है या नहीं, उसके लिए जो कंट्रोल एक्टिविटीज जो स्टाफ मेंबर्स है वो फॉलो करते हैं, तो वो कंट्रोल्स हम चेक कर रहे हैं कि वो भाई कंट्रोल्स बराबर अच्छे तरीके से वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो वो हम देखेंगे, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। क्लियर? It provides audit evidence which is limited to the point in time at which the observation takes place and by the fact that act of being observed may affect how the process or procedure is performed। जो ऑब्जर्वेशन है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जब हम चेक करते हैं, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी का एविडेंस मिलेगा, उसके आगे या उसके पीछे का कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। जो भी ऑडिट पीरियड हमारा है, राइट, उसमें पूरे में वो प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं वो हम नहीं देख पाएंगे, वो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। और तो जो ऑब्जर्वेशन में ये भी प्रॉब्लम रहेगा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसीलिए वो अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हमारा ध्यान थोड़ा सा भी भटका, राइट, तो वो कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम रह सकती है ऑब्जर्वेशन में, राइट। चलिए, फिर है थर्ड, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इट रिप्रेजेंट्स ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, दैट इज कंफर्मिंग पार्टी, इन पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। जो भी थर्ड पार्टी है वो डायरेक्टली ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करते हैं इन रिटर्न फॉर्मेट, राइट, तो वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है। इसके लिए पूरा ऐसे है, ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या होता है कि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, बैंक, ऐसी जो पार्टीज है जिसकी अकाउंट बैलेंसेस होती है एज ऑन 31 मार्च, तो जो ऑडिटर है वो थर्ड पार्टी को डायरेक्टली रिक्वेस्ट करता है कि भाई 31 मार्च को कितनी बैलेंस थी आपकी बुक्स में, और वो जो क्लाइंट की बुक्स है उनके साथ मैच किया जाता है, राइट, और वो मैच होती है या नहीं वो देखेंगे, तो वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। ये एक्सटर्नल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। It is relevant for assertion associated with certain account balances and their elements. However, external confirmation need not be restricted to account balances only. For example, confirmation of the terms of agreement or transactions or to confirm modification made in the agreement. जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो जनरली अकाउंट बैलेंसेस के लिए होता है, बट वो लिमिटेड टू अकाउंट बैलेंसेस नहीं है, उसके अलावा भी चीज़ों के लिए भी वो कंफर्मेशन हो सकता है, जैसे कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, उसमें अगर कुछ भी चेंजेस किए तो उसके लिए भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा सकता है। It is also used to obtain audit evidence about the absence of certain conditions. For example, the absence of side agreements that may influence revenue recognition. Side agreement मतलब कि जनरली ब्लैक मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, वो ओरली एग्री किया जाता है, राइट। तो वो जो साइड एग्रीमेंट्स, तो उसके लिए भी कंफर्मेशन ले सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन से हमें पता चल सकता है कि ऐसा कोई साइड एग्रीमेंट है या नहीं, बट वो प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट हो सकता है। Then recalculation. Recalculation consists of checking the mathematical accuracy of documents or records. Recalculation may be performed manually or electronically. Recalculate करना, depreciation, valuation of inventory है, वो सारी चीजें recalculate कर सकते हैं। Simple. Reperformance involves the auditor's independent execution of procedures or controls that were originally performed as a part of the entity's internal control. Entity के जो internal control है उसमें कुछ चीजें already हो चुकी है, वो कर रहे हैं as a part of their policies, controls, right? But वो फिर से auditor है वो perform करेगा, that is reperformance. For example, reperforming the reconciliation of bank statement, reperforming the aging of accounts receivable, etc. BRS हम खुद से बनाएंगे फिर से, तो वो रीपरफॉर्मेंस हो जाएगा। BRS में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस है, राइट, जो चेक्स है वो डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ है एज ऑन 31 मार्च, या फिर चेक्स जो इश्यू कर दिए वो सप्लायर ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, ये जनरली दो चीजें, टाइमिंग डिफरेंस है, उसी वजह से BRS रहता है। बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है और जो बुक्स में लिखा है वो दोनों बैलेंसेस में मैच नहीं होता है, तभी BRS आता है। तो ये जो टाइमिंग डिफरेंसेस है, तो उसके लिए फिर से ऑडिटर है वो खुद BRS बना सकता है, राइट। या फिर एजिंग शेड्यूल है, मतलब कि कितने टाइम से ट्रेड रिसीवेबल्स है, राइट, या फिर कितने टाइम से ट्रेड पेएबल्स है, तो वो रीपरफॉर्म किया जा सकता है।
Then analytical procedure. Analytical procedure consists of evaluations of financial information made by a study of plausible relationship among both financial and non-financial data. Plausible मतलब कि possible या logical relationship है. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी कैसे करेंगे? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच के रिलेशन को कंसिडर करके, जैसे कि वेज आवर्स है और वेज रेट अवेलेबल है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वेज एक्सपेंस कितना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, और उनको पीएनएल में कितना वेज एक्सपेंस मेंशन किया, रिकॉर्ड किया है, उनको मैच कर सकते हैं. अगर उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हमारा काम हो गया वेज रेट और वेज एक्सपेंस, सॉरी वेज आवर्स जो है उनको मल्टीप्लिकेशन करके हमने वेज एक्सपेंस के ऊपर हमारा जो सेटिस्फेक्शन था, हमारा जो ऑडिट प्रोसीजर था वो हमने कंप्लीट कर लिया. उस वजह से जो इंडिविजुअल चालान्स थे वेज एक्सपेंस के, जो बिल्स थे, वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं इस तरह से. ये इन डिटेल ऐसे 520 में कवर अप होगा. इंक्वायरी. Inquiry consists of seeking information of knowledgeable persons, both financial and non-financial, within the entity or outside the entity. इंक्वायरी है वो किसी के साथ हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, जो ऑपरेशंस में है उनके साथ भी हम इंक्वायरी कर सकते हैं, प्लस वो विद इन एंटिटी हो सकता है और आउटसाइड द एंटिटी भी हो सकता है. कोई भी एक्सपर्ट है जिसको हायर किया था बाय द एंटिटी, तो उनके साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं. जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उनके साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं. Inquiries may range from formal written inquiries to informal oral inquiries. वो फॉर्मल रिटर्न फॉर्मेट में भी हो सकती है और इनफॉर्मल ओरल फॉर्मेट में भी हो सकती है. Evaluating responses to inquiries is an integral part of inquiry process. ऑडिटर ने मैनेजमेंट को कुछ पूछा, उसका जो भी रिस्पॉन्स मिला उसको चेक करना, वो इवेल्युएट करना, वो भी पार्ट ऑफ इंक्वायरी होगा. Although inquiry may provide important audit evidence and may even produce evidence of a misstatement, inquiry alone ordinarily does not provide sufficient audit evidence of the absence of a material misstatement at the assertion level, nor of the operating effectiveness of controls. Hence, it is performed along with other procedures. इंक्वायरी है वो इंपॉर्टेंट एविडेंस देता है, बट सिर्फ वो करने से हमारा काम नहीं हो जाएगा, वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देता है. इंक्वायरी के साथ दूसरी ऑडिट प्रोसीजर करना जरूरी है. आप सिर्फ मुझे सुनेंगे राइट और पेपर देने चले जाएंगे, नहीं होगा. आपको मुझे सुनने के साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्ड्स याद रखने हैं राइट. वो आपको किस तरह से लिखना है उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा. तो सिर्फ इंक्वायरी नहीं चलेगा, उसके साथ दूसरी ऑडिट प्रोसीजर भी जरूरी हो जाएगी. क्लियर? तो ये 7 ऑडिट प्रोसीजर है: इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंक्वायरी. इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी इजी है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा राइट. चलिए अब समझते हैं असर्शन. ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये चैप्टर 4 के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट ये चैप्टर 5 भी पूरा का पूरा डिपेंडेबल है असर्शंस के ऊपर राइट. तो ये अच्छे से समझिएगा. Assertions refer to representations by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statements. Embodied मतलब included, represented, as used by the auditor to consider the different types of potential misstatement that may occur. रिप्रेजेंटेशंस जो मैनेजमेंट ने दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उनको चेक करना, ऑडिटर जो भी है वो कंसिडर करता है, और क्या क्या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं राइट. तो उसे असर्शन कहा जाएगा. मतलब काइंड ऑफ चेकलिस्ट, चेक पॉइंट है कि यहाँ पर गलती हो सकती है, तो वो हमें चेक करना होगा राइट. तो जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो ऑडिटर कंसीडर करेगा, और वहां पर क्या क्या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं उसे देखेगा, वो असर्शन बन जाएगा. असर्शंस रिफर्स टू द रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट. एक्सप्लिसिट मतलब कि एक्सप्रेस किया हुआ है, स्पेसिफिकली मेंशन किया है. अदरवाइज मतलब कि इम्प्लाइड है, इम्प्लिसिट है राइट. दैट आर एम्बोडिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, इंक्लूड किए हुए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटर यूज करता है एज यूज्ड बाय द ऑडिटर, कि क्या क्या पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, used by the auditor to consider the different types of potential misstatement that may occur right. तो ये assertion का definition है, important है. अब ये जो assertions है उनको 3 पार्ट में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. assertions फॉर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, assertion फॉर अकाउंट बैलेंसेस और assertions फॉर डिस्क्लोजर्स राइट. assertions फॉर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स, उसके लिए 5 assertion है. कोई भी ट्रांजेक्शन है वो जो भी ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है, ट्रांजैक्शन या जो भी इवेंट्स हुआ है, उसके लिए 5 असर्शंस है: अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन और उसकी एक्यूरेसी. अकरेंस मतलब कि एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन या इवेंट हुआ है या नहीं, और वो एंटिटी का ही है या नहीं.
क्योंकि हो सकता है कि दूसरी एंटिटी का ट्रांजैक्शन है वो गलती से इस एंटिटी में रिकॉर्ड कर दिया, वो एसोसिएट कंपनी या कोई भी रिलेटेड पार्टी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुआ होना चाहिए। Occurrence, transaction and events that have been recorded have occurred and pertain to the entity, वो अकर भी हुआ होना चाहिए और पर्टेन टू द एंटिटी भी होना चाहिए, एंटिटी का ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर परचेस किया हुआ है तो एक्चुअल में वो गुड्स रिसीव हुए होने चाहिए और वो एंटिटी ने ही परचेस किए हुए होने चाहिए, वो जो इनवॉइस है वो एंटिटी के नाम पर ही होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आरटीपी में एक क्वेश्चन दिया गया है, एमसीक्यू दिया गया है। कंप्लीटनेस, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए होने चाहिए, दैट इज द कंप्लीटनेस। जितनी भी परचेस ड्यूरिंग द ईयर हुई है तो वो सारी की सारी परचेस है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। Accuracy, amounts or other data relating to recorded transactions and events have been recorded appropriately, जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, अमाउंट है, राइट, वो प्रॉपरली एक्यूरेटली रिकॉर्ड होनी चाहिए। परचेस अगर 100 करोड़ रुपीस का हुआ है तो वो 100 करोड़ ही रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट, वो अमाउंट सब कुछ बराबर होना चाहिए। कट ऑफ, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो ट्रांजैक्शन अकर हुआ है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। परचेस अगर 23-24 में एक्चुअल में हुआ है तो 23-24 में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो गुड्स रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है वो 24-25 में मिले हैं, राइट, पास ऑन हुए हैं, तो वो 24-25 में ही रिकॉर्ड होने चाहिए, वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, दैट इज कट ऑफ। एंड लास्ट, क्लासिफिकेशन, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन प्रॉपर अकाउंट्स, वो प्रॉपर अकाउंट्स में ही रिकॉर्ड होने चाहिए। रॉ मटेरियल का परचेस हुआ है तो वो ऐसे परचेस रेवेन्यू एक्सपेंसिव बुक होना चाहिए, ना कि कैपिटलाइज होना चाहिए। क्लियर? तो ये 5 असर्शंस है रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड जो भी होते हैं उसके लिए। अकरेंस, जो भी अकर हुआ है और पर्टेन टू द एंटिटी है वही रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकंड, कंप्लीटनेस, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, हैव बीन रिकॉर्डेड, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव बीन रिकॉर्डेड, जितने रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। थर्ड, एक्यूरेसी, अमाउंट और जो भी डेटा है, राइट, वो करेक्ट, एप्रोप्रिएट, एक्यूरेट ही होना चाहिए, वही रिकॉर्ड होना चाहिए। फोर्थ, कट ऑफ, जिस पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो ट्रांजैक्शन हुआ है उसी पीरियड में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड लास्ट, फिफ्थ, क्लासिफिकेशन, जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो है वो प्रॉपर अकाउंट में रिकॉर्ड होने चाहिए, राइट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चैप्टर 5 है जिसमें ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो एक एक आइटम में क्या क्या असर्शंस के लिए क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स की जाएगी वो चैप्टर 5 में कवर अप किया है। तो उसमें जो असर्शंस है वो यहाँ पर जो दिए है वही वहां पर कवर अप होते हैं, तो ये बेस बनेगा पूरा चैप्टर 5 के लिए। और इसमें से भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Assertions about accounts balances at the period end, पीरियड एंड पर जो अकाउंट बैलेंसेस है तो उसके लिए, राइट, जो जनरली बैलेंस शीट में जो भी ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में जो भी अकाउंट्स है उसके लिए अकाउंट बैलेंसेस है, तो उसके लिए 4 असर्शंस दिए गए हैं, राइट। सबसे पहला है एग्जिस्टेंस, असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट, जो भी असेट्स, लायबिलिटीज या फिर इक्विटी इंटरेस्ट जो दिखाया गया है इन द बैलेंस शीट, राइट, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर बिल्डिंग दिखाई है तो वो बिल्डिंग एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट होनी चाहिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, द एंटिटी होल्ड्स और कंट्रोल्स द राइट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, जो भी एसेट है उसके ऊपर राइट है वो एंटिटी का होना चाहिए, और अगर कोई लायबिलिटी है वो तो वो एंटिटी की ही ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, दैट इज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अगर बिल्डिंग दिखाए तो वो बिल्डिंग की जो ओनरशिप है, राइट, वो एंटिटी के पास होनी चाहिए। Completeness, all assets, liabilities and equity interest that should have been recorded, जितने भी बैलेंसेस है, assets, liabilities और equity interest है, जितने रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड हुए हैं। बिल्डिंग जितनी भी एंटिटी के नाम की है वो सारी की सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए, दैट इज completeness। Valuation and allocation, assets, liabilities and equity interest included in the financial statements at appropriate amounts and any resulting valuation or allocation adjustments are appropriately recorded। जो भी असेट्स, लायबिलिटीज या इक्विटी इंटरेस्ट है वो प्रॉपर अमाउंट में रिकॉर्ड होने चाहिए, उसमें कोई भी एलोकेशन, कोई भी एडजस्टमेंट्स वगैरह है तो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 4 असर्शंस रिगार्डिंग अकाउंट बैलेंसेस, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन एंड अलोकेशन। क्लियर? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स दिखाए हैं, तो आइटम्स जो भी अमाउंट दिखाई है तो उसके साथ ये चार या 5 जो भी असर्शंस है वो भी उसके साथ इंक्लूडेड, वो भी यहाँ पर रिफर किया जाता है।
राइट, और वहां पर चांसेस है कि कुछ मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग दिखाया है, राइट, 100 करोड़ रुपीस का दिखाया है, पर वो बिल्डिंग एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट है कि बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता पर बुक्स में दिखाया है, तो वहां पर एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम है। बिल्डिंग दिखाया है 100 करोड़ रुपीस का, राइट, वो बिल्डिंग एग्जिस्ट भी करता है बट वो कंपनी के नाम पर नहीं है, राइट, किसी और के नाम पर है, ये उन्होंने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाया है, तो ये तो कंपनी का राइट नहीं है, फिर भी दिखाया, तो यहाँ पर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कि कंपनी के नाम पर नहीं है, कंपनी का बिल्डिंग नहीं है, फिर भी बुक्स में दिखाया है, राइट। जितने बिल्डिंग्स है वो सारे के सारे नहीं दिखाए, कोई भी रीजन है, राइट, दैट इज कंप्लीटनेस में पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। या फिर जो 100 करोड़ रुपीस दिखाया है वो गलत है, डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं किया है, या रिवैल्यूएशन गलत किया है, इम्पेयरमेंट नहीं असेस किया है, तो ये सारी चीजें में वैल्यूएशन में कुछ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो ये जो असर्शन है तो ये ऑडिटर कंसीडर करता है, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। क्लियर, आपको डेफिनेशन मीनिंग के साथ भी समझ में आ रहा होगा, राइट। और जो लास्ट कैटेगरी है असर्शन अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर होगा वो ट्रांजैक्शन इवेंट्स या फिर अकाउंट बैलेंस का ही होगा, तो उनके जो असर्शंस है उन्हीं का कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिस्क्लोजर में आपको दिखेगा, राइट। सबसे पहला है अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो अकरेंस है वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का असर्शन है, और जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो अकाउंट बैलेंस का असर्शन है। तो जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट है वो एक्चुअल में अकर हुए हैं, या फिर जो भी एसेट्स लायबिलिटीज या इक्विटी इंटरेस्ट के राइट या फिर लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशन है, वो अगर एंटिटी के है वही, वो सारी ही वही चीजें हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट और डिस्क्लोज होनी चाहिए। डिस्क्लोज्ड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड अदर मैटर्स हैव अकर्ड एंड पर्टेन टू द एंटिटी, वो एंटिटी के नाम पर ही होना चाहिए, तभी रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। Completeness, all disclosures that have been included in the financial statements have been included, जितने डिस्क्लोजर्स देने जरूरी थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो सारे ही डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, राइट। ये तीनों ही कैटेगरी में कंप्लीटनेस असर्शन है वो कॉमन है। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोजर्स आर क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीज प्रेजेंट की है, डिस्क्लोज की है, राइट, वो प्रॉपर डिस्क्राइब, डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली क्लासिफाइड, और जो यूजर है उनको समझ में आना चाहिए। Accuracy and valuation, financial and other information are disclosed fairly and at appropriate amount, जो भी अमाउंट दिखाई गई है, जो भी डिस्क्लोजर दिया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए। एक्यूरेसी है वो ट्रांजैक्शन इवेंट का असर्शन है, वैल्यूएशन है वो अकाउंट बैलेंस में दिया था, राइट, दोनों का मतलब सेम होता है। तो जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए जो 4 असर्शन है, अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। क्लियर, ये असर्शंस इंपॉर्टेंट है, 3 कैटेगरीज है, ट्रांजैक्शन इवेंट्स, अकाउंट बैलेंस और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ट्रांजैक्शन इवेंट्स में 5 असर्शन है, अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एक्यूरेसी एंड क्लासिफिकेशन। जो अकाउंट बैलेंसेस है उसमें 4 असर्शन है, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन एंड कंप्लीटनेस, राइट। एंड जो डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन है उसके लिए भी 4 असर्शन है, अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर 4 में से भी आता है और चैप्टर 4 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी। Negative assertions are also encountered in the financial statements and the same may be expressed or implied. For example, if it is stated that there is no contingent liability, it would be an expressed negative assertion. कई बार नेगेटिव असर्शन भी होता है कि ये चीज नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, एक्सप्रेसली दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज नहीं है, तो हमें वो भी चेक करना है कि क्या कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो है फिर भी मैनेजमेंट ने नहीं दिखाई है, तो क्या ऐसी चीज है या नहीं, वो भी हमें देखना होगा। तो जो नेगेटिव असर्शन है उसको भी हमें कंसिडर करना होगा। On the other hand, if in the balance sheet there is no item of building, it would be an implied negative assertion that the entity did not own any building to the balance sheet date. और अगर उसमें बिल्डिंग एज आइटम कोई भी नहीं है तो हम ऐसा मानेंगे कि उसमें कोई भी बिल्डिंग नहीं है, पर ये चेक करना होगा कि कोई भी तरीके से बिल्डिंग का पता नहीं चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि क्या कोई भी बिल्डिंग है वो ओन्ड बाय द एंटिटी है, फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाई है। तो जो नेगेटिव असर्शन है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस्ड या फिर इम्प्लाइड। अगर स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली मेंशन किया है कि ये चीज नहीं है, दैट इज द एक्सप्रेस्ड नेगेटिव असर्शन। अगर कोई चीज मिसिंग है, दैट इज द इम्प्लाइड नेगेटिव असर्शन। बट दोनों के लिए ही हमें असर्शन चेक करना होगा,
उसके लिए प्रोसीजर करनी जरूरी हो सकती है कि वो चीज नहीं है ना, एक्चुअल में नहीं है। क्लियर? या फिर किसी तरीके से हमें हिंट मिल रही है कि ये चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाई है, तो हमें इन डिटेल प्रोसीजर करनी होगी और चेक करना होगा कि क्या वो जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना, डिस्क्लोज करना, तो किया है या नहीं। क्लियर? चलिए, ये था असर्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर है ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल मतलब कि जो भी अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन होते हैं, कौन रिकॉर्ड करता है, कब रिकॉर्ड करता है, राइट, वो सारी चीजें, उसमें कब एडिट किया गया, किसने किया, कब किया, वो सारी चीजें, क्या एडिट किया, प्लस अगर कोई डिलीट करता है तो कब किया, किसने किया, क्यों किया, राइट, वो क्यों किया वो तो पता नहीं चल सकता, राइट, बट कब किया, कैसे किया, राइट, वो सारी चीजें अगर पूरा लोग मिल जाएगा, दैट इज द ऑडिट ट्रेल। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से इनिशिएट होता है और उसमें जो एडिट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, वो सारी चीजें हैं, वो ऑडिट ट्रेल होती है। और ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 1 अप्रैल 2023 से सारी ही कंपनीज के लिए कंपलसरी है कि उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए। उससे ऑडिटर को क्या पता चलेगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से कब किस तरीके से वो फ्लो हो रहे हैं। उसमें अगर कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस कर रहा है, अनऑथोराइज्ड पर्सन उसमें एडिट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, तो वो पता चल पाएगा, वो हमें एज ऑडिट एविडेंस से वो सर्व कर पाएंगे, राइट। तो ऑडिट ट्रेल है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये न्यू कोर्स में ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड किया गया है, राइट। और इस पर कंपनी एक्ट 2013 इसके ऊपर हमें रिपोर्टिंग भी करना है, जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में कवर अप होता है, जो चैप्टर 8 में कवर अप करेंगे। An audit trail is a document flow of a transaction. It is used to investigate how a source document was translated into an account entry and from there it was inserted into financial statements of an entity. कोई भी जो important initial document था उसमें से कैसे कोई भी accounting entry बनी और वो किस तरह से financial statement में गया, तो जो पूरी trail होगी that is an audit trail. It is used as audit evidence to establish authentication and integrity of transaction. वो transaction authenticate है या नहीं, integrity है या नहीं उसमें, right, वो हमें पता चलेगा from the audit trail. It helps in maintaining records of a system and user activity. User क्या कब किस तरह से activity कर रहा है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलेगी, उसका record maintain हो पाएगा. Audit trails or audit logs act as a record keepers that document evidence of a certain events, procedures or operations because their purpose is to reduce fraud, material errors and unauthorized use. Audit trail का पर्पस क्या है कि फ्रॉड, कुछ भी मिसस्टेटमेंट्स है उसको हो सके उतना कम कर पाए, राइट, क्योंकि पूरा ही लोग है वो मिल जाएगा. Systems which have a feature of audit trail inspires confidence in auditor. It helps auditors in verifying whether controls devised by the management were operating effectively or नॉट. ऑडिट ट्रेल होगी तो उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये जो सिस्टम है वो बराबर है, उसके ऊपर ऑडिटर ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, और ये कंपनीज के लिए तो अब कंपलसरी हो चुका है. इट एड्स इन वेरिफिकेशन वेदर अ ट्रांजैक्शन वाज इंडीड परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन ऑथोराइज्ड टू डू इट. इससे पता चलेगा कि जो ऑथोराइज्ड पर्सन था उन्होंने ही वो ट्रांजैक्शन किया है या नहीं. Since audit trail also enhance data security, this can be used by auditor while performing audit procedure, thus increasing reliability of audit evidence obtained. इससे हमें ऑडिट एविडेंस के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ेगी, हम ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, राइट. तो ये था ऑडिट ट्रेल, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेना. चलिए, फिर है वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज ऑडिट एविडेंस. जो मैनेजमेंट है वो कुछ चीज़ों के लिए, अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही चीज़ कोई होती है, कोई मैटर ऐसी होती है जिसमें वो खुद कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए एक्सपर्ट को हायर किया जाता है, तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहलाया जाता है, और उसका जो वर्क है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है. जैसे कि एज पर एज 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट है, पेंशन है, तो उसका प्रोविजन करवाना जरूरी है. अब ये जो ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या फिर पेंशन है ना, वो बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेबल है कि कोई भी एम्प्लॉय से वो कब रिटायर होगा या फिर कब वो लीव नहीं लेगा, कितनी लीव नहीं लेगा, उसको कितना पेमेंट देना हो सकता है, राइट, किसकी कब डेथ, मतलब किसकी, नॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट, बट डेथ होने के चांसेस कितने हैं, राइट, उसको ग्रेच्युटी कब पे करने के चांसेस है, कौन छोड़कर चला जाएगा, कब 5 साल के अंदर छोड़कर चला जाएगा या नहीं, तो ही अगर 5 साल के अंदर छोड़कर चला जाएगा तो ग्रेच्युटी पेमेंट नहीं होगा, 5 साल के बाद छोड़कर जाएगा तो उसको ग्रेच्युटी पेमेंट करना हो सकता है, उसकी सैलरी तब क्या होगी, राइट. तो बहुत सारे अजम्पशंस बेस्ड चीजें हैं, तो उसके लिए एक्चुअरी है, राइट. जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो प्रोविजन करके बताते हैं, वो मैनेजमेंट को बताते हैं, उसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स है उसके
जो प्रोविजंस है वो मेंशन किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनके डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है एक्चुअली उसके जो वर्क है, उन्होंने जो वर्क किया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए वो ऑडिटर के लिए ऑडिट एविडेंस है। वो मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है उनका जो रिपोर्ट है वो हमें एज ऑडिट एविडेंस चेक करना होगा, उसे हमें यूज करना होगा, राइट। तो उसके लिए हमें जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है वो चेक करेंगे, उन्होंने क्या वर्क किया है वो देखेंगे, क्या वो हम एज ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं या नहीं, वो सारी चीजें हमें कंसिडर करनी होगी, राइट। चलिए वो देखते हैं। एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन possessing expertise in a field other than accounting or auditing, whose work in that field is used by the entity to assist the entity in preparing the financial statements। कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट है बट अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में एंटिटी को हेल्प करते हैं, तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। जैसे कि एक्चुरीज एज पर एस 15 ग्रेचुइटी है, लीव एनकेसमेंट वगैरह जो है, तो उसका प्रोविजन करने के लिए जो एक्चुरीज है उनकी हेल्प ली जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहलाए जाएंगे। या फिर जो बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया तो उसके लिए वैल्यूअर को वैल्यूअर है या फिर कोई भी सिविल इंजीनियर है उनको हायर किया गया, तो वो जो है वो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट होगा, क्योंकि वो जो वैल्यूएशन का रिपोर्ट देगा उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिल्डिंग की वैल्यू है वो दिखाई जाएगी, राइट। तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, राइट। यहाँ पर मैंने एक्चुअल वैल्यूएशन का ही एग्जांपल दिया है। रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, when information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of that expert's work for the auditor's purposes, evaluate the competence, capabilities and objectivity of that expert। वो जो एक्सपर्ट है क्या वो competent है वो काम करने के लिए, उनका क्वालिफिकेशन वगैरह हम चेक कर सकते हैं, कैपेबल है या नहीं वो देख सकते हैं एक्सपीरियंस वगैरह के बेसिस पर, और ऑब्जेक्टिविटी वो क्यों ये काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखना होगा। obtain an understanding of the work of that expert, वो जो एक्सपर्ट है वो जो काम करने वाला है, राइट, या फिर काम किया है उसकी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एंड evaluate the appropriateness that experts work as audit evidence for the relevant assertion, वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उन्होंने जो काम किया है उनका जो रिपोर्ट है क्या वो हमारे लिए हमारे ऑडिट एविडेंसेस के लिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा। तो ये तीन चीजें हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क के रिगार्डिंग, राइट। इवेल्युएट करना है ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। सेकंड, हमें उनकी जो उन्होंने जो काम किया है उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। एंड थर्ड, इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस, क्योंकि उन्होंने जो एक्चुअली फॉर एग्जांपल अगर हम एक्चुअली का देखें तो एक्चुअली ने जो प्रोविजन बनाया है तो वो जो मैनेजमेंट ने सैलरी का डेटा है, एम्प्लॉयज का डेटा है वो दिया होगा, तो वो डेटा बराबर दिया है या नहीं, एजम्पशंस जो लिए है वो बराबर है या नहीं, वो हम चेक करेंगे, राइट। ये जो पार्ट है ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर 5 में फिर से दिया हुआ है बट इन डिटेल है। ये जो तीनों पॉइंट्स है उन तीनों पॉइंट्स के अंदर भी सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए, when information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management expert, the nature, timing and extent of audit procedure may be affected by such matters। जब भी हमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एज ऑडिट एविडेंस है वो यूज करनी है, तो उसके ऊपर जो ऑडिट प्रोसीजर करेंगे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट उसका क्या रहेगा, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है वो मैटर्स है वो अफेक्ट करेगी। द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर टू विच मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलेट्स, वो जो मैटर के लिए उनको हायर किया गया है वो कितना कॉम्प्लेक्स है या फिर वो नेचर क्या है, वो नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द अवर ऑडिट प्रोसीजर कितना रहेगा। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा मटेरियल होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो हम ज्यादा चेक करेंगे। द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दैट मैटर, वो जो मैटर है उसमें रिस्क कितना है, रिस्क ज्यादा तो हम ज्यादा चेक करेंगे, रिस्क कम तो हम कम चेक करेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, अगर हमें दूसरा सोर्स ऑफ एविडेंस भी अवेलेबल है तो शायद ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क है वो चेक करने की हमें कम जरूरत पड़ेगी, एक्सटेंट है वो हमारा कम हो जाएगा। द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, उनका नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो अगर डिपेंडेबल है ऑन द मैनेजमेंट, राइट, इंडिपेंडेंट नहीं है तो शायद हम उसके ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे, राइट। उनका स्कोप बहुत ही वाइड नहीं है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड है, और उसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नहीं आती, हम कम काम करेंगे उसके ऊपर। Whether the management expert is employed by the entity or the party engaged by it to provide relevant services, वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है या फिर थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी होगी तो ज्यादा रिलायबल है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, एम्प्लॉय के पास इंडिपेंडेंस नहीं होगी।
एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। वो जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसके ऊपर कितना कंट्रोल है, उसके ऊपर कितना वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, कंट्रोल ज्यादा करेंगे तो कम रिलाई कर पाएंगे, शायद हमें उसके लिए ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करनी रहेगी। Whether use of management expert is a subject to technical performance standard or other professional or industry requirements। जैसे हम ऑडिट करते हैं तो हमारे लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंपलसरी है, तो क्या वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए भी कोई स्टैंडर्ड्स है, राइट? कोई ऐसे प्रोफेशनल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स जिसको फुलफिल करने के बाद या फिर करके ही वो अपना रिपोर्ट देगा। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई कर पाएंगे, राइट? क्योंकि वो ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होगी, उसमें ज्यादा वो कंपेरेबिलिटी रहेगी। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल विद इन द एंटिटी ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क है उसके ऊपर जो एंटिटी उनका कंट्रोल कैसा है, नेचर और एक्सटेंट ऑफ दैट कंट्रोल कैसा है, उसके बेसिस पर हमारी जो ऑडिट प्रोसीजर होगी उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट है वो डिसाइड किया जा सकता है। तो ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। ऑडिटर का कितना नॉलेज है, जो भी एक्सपर्ट है उनकी फील्ड जो है उनके बारे में जितना ज्यादा नॉलेज होगा उसके बेसिस पर वो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है वो डिसाइड किया जा सकता है। एंड लास्ट, ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। वो जो एक्सपर्ट है उनके साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, एक्सपीरियंस अच्छा है तो उसके हिसाब से वो कम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है या फिर जो सिंपल प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, राइट? तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क है उसको ऐसे ऑडिट एविडेंस अगर हमें यूज करना है तो उसके ऊपर हम क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या होगा, उसको ये सारे फैक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले था नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, जो फील्ड है उसका नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सेकंड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किया था। थर्ड, अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है या नहीं। फोर्थ, जो भी स्कोप था, नेचर था और ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क वो क्या था। मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी है या फिर वो थर्ड पार्टी है, राइट? फिर वो जो भी कंट्रोल कितने हैं, मैनेज कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस कितना है मैनेजमेंट का, वो जो भी एक्सपर्ट है उसके ऊपर। देन टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स या लो रेगुलेशन या कोई इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस है उसको एप्लीकेबल है या नहीं, राइट? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट कितना है, राइट? एंटिटी का कंट्रोल कितना रहता है उसके ऊपर। ऑडिटर का नॉलेज, राइट, उस एक्सपर्ट के फील्ड के ऊपर कितना है। एंड लास्ट, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये न्यू कोर्स में ऐड किया है, ओल्ड कोर्स में ये नहीं था। चलिए अब जो लास्ट पार्ट है ऐसे 500 का वो समझते हैं। सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। हमें जो भी ऑडिट एविडेंसेस है उसमें कितना चेक करना है, सिलेक्ट करनी होगी आइटम्स, राइट? 100% वेरिफिकेशन करना है, सैंपल बेसिस पर चेक करना है, राइट? सिलेक्टिव बेसिस पर चेक करना है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। ये भी न्यू कोर्स में ऐड किया है, वो ओल्ड कोर्स में नहीं दिया था ये टॉपिक। When designing test of controls and test of details, the auditor shall determine means of selecting items for testing that are effective in meeting the purpose of the audit procedure. The means available for the auditor for selecting item for testing are, तीन तरीके से आइटम्स है वो सिलेक्ट की जाती है। सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, जितने भी वो आइटम्स है, कोई एक एरिया ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई एक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी बैलेंसेस है वो 100% वेरीफाई की जाएगी, क्योंकि उसका जो रिस्क है उसमें ज्यादा हो सकता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर वो सब्सटेंशियल या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो बैलेंसेस है, राइट, वो लार्ज अमाउंट की है, बट वो जो ट्रांजैक्शन या इवेंट्स है वो काफी कम है, बैलेंसेस कम है, तो हम 100% वेरिफिकेशन कर सकते हैं। The auditor may decide that it will be the most appropriate to examine the entire population of items that make up a class of transaction or account balance or a stratum within that population. Stratum मतलब कि जो पूरी population है उसको सब population में divide कर दिया basis on the similar characteristics, right? जो भी similar characteristics वाले transaction balances है उनको अलग से सब population में divide कर दिया, that is the stratum. वो in detail हम ऐसे 530 audit sampling के साथ discuss करेंगे, chapter 4 में ही वो cover up होगा। तो वो जो पॉपुलेशन है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको पूरा ही 100% वेरीफाई करना जरूरी होगा। 100% examination is unlikely in the case of test of controls. However, it is more common for test of details. जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है उसमें 100% वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, बट टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ऐसा किया जा सकता है। 100% एग्जामिनेशन में भी अप्रोप्रिएट व्हेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 3 एग्जांपल्स दिए जहां पर 100% एग्जामिनेशन है वो किया जा सकता है। The population constitutes small number of large value items.
वैल्यू जो है राइट आइटम्स की वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, बट जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंसेस है वो कम है, तो कम अमाउंट है, कम ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ेंगे, बट बहुत ज्यादा अमाउंट हम चेक कर पाएंगे तो 100% वेरिफिकेशन कर सकते हैं। There is a significant risk and other means do not provide sufficient appropriate evidence. रिस्क बहुत ज्यादा है बट 100% वेरिफिकेशन के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें 100% वेरिफिकेशन करना होगा। और the repetitive nature of a calculation or other process performed automatically by an information system may make 100% examination cost effective. उसमें रिपीटेटिव कैलकुलेशन है, कोई फॉर्मूला पुट कर दिया, 100% वेरिफिकेशन हो गया, जैसे कि डेप्रीशिएशन में कैलकुलेशन हो सकता है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, तो वहाँ पर 100% वेरिफिकेशन करना पॉसिबल हो सकता है। इवन जो एनालिटिकल प्रोसीजर होती है वो तो जनरली 100% डेटा पर ही की जाती है, राइट। तो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स है, राइट, सिग्निफिकेंट रिस्क और दूसरे कोई ऑडिट एविडेंस पॉसिबल नहीं है, या फिर जहाँ पर रिपीटेटिव फॉर्मूलाज रिपीटेटिव कैलकुलेशन किया जा सकता है, तो वहाँ 100% वेरिफिकेशन हम करेंगे। सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, सिंपल। सेकंड, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, कुछ चूज करके हम वो आइटम्स देखेंगे, उसको ही हम देखेंगे जो नेसेसरी है, स्पेसिफिक आइटम्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर है वो परफॉर्म की जाएगी। तो ऑडिटर may decide to select specific items from a population. In making this decision, factors that may relevant includes the auditor's understanding of the entity, thus risks of material misstatement and the characteristics of the population being tested. जो एंटिटी है उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करेंगे, और जो भी पॉपुलेशन है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेक करेंगे, उसके बेसिस पर हम वेरीफाई या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से आइटम सेलेक्ट करनी चाहिए, स्पेसिफिक आइटम्स को सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं। The judgmental selection of a specific item is subject to a non-sampling risk. जो भी ऑडिट रिस्क है उसमें ऑडिट रिस्क जो भी है, रिस्क ऐसा हो सकता है कि हम इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करें, राइट। तो उसमें जो ऑडिटर है उसके साइड से डिटेक्शन रिस्क हो सकता है कि मतलब कि वो जो मिस स्टेटमेंट है उनको डिटेक्ट ना कर पाए, तो वो जो डिटेक्शन रिस्क है उसमें दो टाइप के रिस्क हो सकते हैं, सैंपलिंग रिस्क या फिर नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क मतलब कि जो ऑडिटर ने सैंपल्स जो सिलेक्ट किए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं है, मतलब कि वो जो सैंपल के बेसिस पर कंक्लूजन पर आया है वो गलत है। नॉन सैंपलिंग रिस्क अदर देन सैंपलिंग रिस्क, मतलब कि ऑडिट प्रोसीजर गलत ली है, ऑडिट एविडेंसेस है वो गलत है, कुछ प्रोसीजर में बराबर नहीं है, तो वो नॉन सैंपलिंग रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स है तो वहाँ पर नॉन सैंपलिंग रिस्क हो सकता है कि उन्होंने जो आइटम सिलेक्ट की है वो बराबर नहीं है, और उसी वजह से जो वो ओपिनियन पर पहुंचे वो गलत हो सकता है और ऑडिट रिस्क बढ़ सकता है, राइट। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्टेड में इंक्लूड, ये जो सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग रिस्क डिटेक्शन रिस्क है ये चैप्टर 3 में कवर अप होता है, तो वहां पर हम रिवाइज करेंगे। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्टेड में इंक्लूड हाई वैल्यू और की आइटम्स। The auditor may decide to select specific items within a population because they are of a high value or exhibit some other characteristics. उसकी वैल्यू ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, उस वजह से उस आइटम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल आइटम्स ओवर सर्टेन अमाउंट, एक हमने थ्रेशोल्ड रख दिया, इसके ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो हम चेक करेंगे, राइट। तो वो जो सर्टेन अमाउंट है उसके ऊपर के ट्रांजैक्शन बैलेंसेस चेक की जाएगी। तो ऑडिटर may decide to examine items whose recorded value exceeds a certain amount so as to verify large proportion of the total amount of a class of transactions or account balances, right। जो थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर के ट्रांजैक्शन होंगे तो उसकी अमाउंट ज्यादा है तो वो मटेरियल बन जाएगा, रिस्क उसमें ज्यादा हो सकता है तो वो चेक कर लेंगे, तो हमारा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शायद चेक हो सकता है। एंड आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, the auditor may examine items to obtain information about matters such as the nature of the entity or the nature of transaction, या फिर हमें कुछ चीजों के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर नेचर ऑफ एंटिटी समझने के लिए, तो भी हम कुछ चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ आइटम्स कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना है जब भी हम स्पेसिफिक आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। हाई वैल्यू और की आइटम हो सकती है, सेकेंड जहां पर जो भी आइटम्स है, राइट, वो कोई एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर के हम चेक कर सकते हैं, या थर्ड जो है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी जरूरी है, राइट। इसके बारे में एक अच्छा क्वेश्चन है वो MTP 2 में May 24 में पूछा गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। एंड लास्ट, ऑडिट सैंपलिंग कर सकते हैं। ऑडिट सैंपलिंग इज डिजाइन टू एनेबल कंक्लूजन टू बी ड्रॉन अबाउट एन एंटायर पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग सैंपल्स, तो उसके लिए पूरा ही ऐसे SF530 ऑडिट सैंपलिंग, राइट, वो हम अलग से कवर अप करेंगे। तो ये 3 तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं ऑडिट एविडेंसेस की, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स,
सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स एंड सैम्पलिंग, राइट। ये ओल्ड कोर्स में नहीं था, न्यू कोर्स में ही ऐड किया गया है, राइट। तो ये था हमारा पूरा SF 500 ऑडिट एविडेंस, काफी इंपॉर्टेंट ऐसे है ये समझना, और इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और तो ये बाकी चैप्टर्स, बाकी एसएस के लिए भी ये बेस बन सकता है, राइट। तो ये हमने चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस जो है उसका जो पहला पार्ट था जिसमें हम SF 500 ने डिस्कस किया हुआ है, रिवाइज किया। होप आपको ये पूरा ही रिवाइज हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट रिवीजन पार्ट में हम आगे के जो एसएस है चैप्टर 4 के वो समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।